हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है अदिति और मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ एक क्लास, एक डिस्कशन या फिर कह सकते हैं एक वीडियो आपके कैनेटिक वॉर के ऊपर। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर मॉडर्न इंडिया को कवर कर रहे थे, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया को जब हम कवर करते हैं तो कैनेटिक वॉर जो है वो एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, राइट। तो कैनेटिक वॉर को हम लोग यहाँ पर करेंगे कवर, जिसमें हमें देखने को मिलेगी इंग्लिश और फ्रेंच की राइवलरी, ठीक है। तो किस प्रकार से, देखिए अभी अब तक हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोस में क्या क्या चीजें कवर करी थी। सबसे पहली चीज कि जब यूरोपियंस इंडिया के अंदर आ रहे थे तो पहले यूरोपियन कौन से थे, दूसरे कौन से थे, फिर यहाँ पर इंग्लिश आए और फ्रेंच आए। अब यहाँ पर इंग्लिश ने आपके पोर्टुगीज हो, डच हो, इनको तो यहाँ से बाहर कर दिया था। अब बचे फ्रेंच, ठीक है। तो फ्रेंच को किस प्रकार से आपके इंग्लिश जो है वो हिंदुस्तान से बाहर करेंगे और अपनी जो पोजीशन है उसको कंसोलिडेट करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैनेटिक वॉर्स में अगर हम देखें तो आपके हिंदुस्तान के अंदर चलने वाले जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वहीं पर जो यूरोप में चलने वाली इंटरनल पॉलिटिक्स है, दोनों ही चीजें यहाँ पर आपकी लिंक करती है। अब देखिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो यूरोप में चल रहा है वो चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रहे, बट आपको ये याद रहना चाहिए कि कॉज क्या रही थी, ठीक है। क्योंकि हम जब भी इन वॉर्स को कवर करते हैं तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इन वॉर्स की डेट याद होनी चाहिए। डेट मतलब जो ईयर है वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। कॉज क्या रही थी, इम्पैक्ट क्या हुआ, है ना, इम्पैक्ट क्या हुआ, और फाइनली कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन क्या रहा। और कंक्लूजन से ये चीज पता चलती है कि कौन यहाँ पर थोड़ा सा सुपीरियर था और कौन यहाँ पर किस किस बेसिस पे लैक कर रहा था। कल को डिफरेंशिएशन में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्योंकि कैनेटिक वॉर के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कैनेटिक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो आपका ये निचले स्तर पे जो ये साउथ का एरिया है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड सॉरी, ये जो साउथ का एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस साउथ के एरिया को यहाँ पर कैनेटिक बोलते हैं। बेसिकली जितना भी आपका कोरोमंडल कोस्ट है, क्या है आपका, जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है, उसको यहाँ पर जो आपके अंग्रेज हैं वो इसको क्या बोलते थे, वो इसको कैनेटिक बोलते थे। कैपिटल यहाँ पर आपको आरकोट देखने को मिलेगी और यहीं पर आपको मद्रास है, सेंट होम है, वैंडी वॉश है, पौंडीचेरी है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तंजौर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, त्रिचुनापल्ली है, ठीक है। तो ये जितनी भी जगह हैं ये आप लोगों के इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इनका नाम आप लोगों को सबको पता होगा, ये है आपके निजाम असफ झा, ठीक है। निजाम असफ झा के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। देखिए निजाम असफ झा जो है, जिन्होंने यहाँ पर हैदराबाद को इंडिपेंडेंट बनाया था, ठीक है, जब आपका मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था उस टाइम पर यहाँ पर हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने वाले आपके निजाम असफ झा ही थे। अब 1740 की बात है और इस टाइम तक जो आपके निजाम थे ये बूढ़े होते जा रहे थे। और देखिए किसी भी घर में या किसी भी राज्य में अगर जो उसका कर्ता धर्ता है, जो उसका हेड है, अगर वही बूढ़ा पड़ने लगे या फिर कमजोर होने लगे तो जो बाहरी पावर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जो आपके बाहर के लोग हैं वो बस उस पर कब्जा करने की पूर्णता से कोशिश करना शुरू कर देते। तो ये बात है आपके 1740 की, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब इनके बूढ़े होते ही सबको राजगद्दी की पड़ी हुई थी, जो भी था इनका बेटा भांजा, जो जितने भी लोग थे सबको यहाँ पर एक ही चीज की पड़ी हुई थी कि कैसे ना कैसे करके हमें यहाँ पर राजगद्दी पे बैठा दिया जाए। और जो कैनेटिक है वो एक तरीके से एक ऑफिशियल ट्रिब्यूटरी थी जो कि निजाम के अंतर्गत यहाँ पर आ गई थी। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हैदराबाद का डेक्लाइन हो रहा था वैसे वैसे यहाँ पर आपके जो अंग्रेज थे यानी कि जो आपके इंग्लिश थे और आपके फ्रेंच थे, इन लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा था कि किसी तरीके से ये लोग इनकी जो एक पॉलिटिक्स चल रही है उसमें अपनी नाक घुसेड़ सके, उसमें खुद से यहाँ पर इन्वॉल्व हो सके, इंटरफेयर कर सके और जितना इनके हिस्से में जगह आ रही है उस पर कब्जा कर सके, जो कि यहाँ पर अंग्रेजों का काम ही था। क्योंकि वो यहाँ पर क्यों आए थे, बस अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए, अपना खुद का राज्य पाठ स्थापित करने के लिए, सबके राज्य को यहाँ पर हटा के खुद अपना शासन यहाँ पर
बढ़ाने के लिए। तो वही चीज में आपके जो इंग्लिश थे और फ्रेंच थे वो लग गए थे। ठीक है, अब देखिए आगे की कहानी यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर इनका बस एक ही सूडो मोटिव रहता है कि हमें करना है भारत पर कब्जा। और भारत पे कब्जा हमें कैसे मिलेगा? देखिए भैया, मुगल का हो गया है डेक्लाइन, मुगल साम्राज्य यहाँ पर डेक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो वैसे भी मुगल साम्राज्य इतने छोटे छोटे हिस्सों में बट चुका है, और इसके बटने से क्या होगा कि जितने भी छोटे छोटे हिस्से बटे हैं इनमें आपस में ही पॉलिटिक्स चल रही है। तो इनकी पॉलिटिक्स में घुसने के बाद हम लोग अपना शासन बना सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो हमारी बातों में आ ही जाते हैं। तो कैसे ना कैसे करके हमें यहाँ पर अपना दिमाग चलाना है और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने मैप में आपको एक जगह दिखाई थी जिसका नाम है तंजौर। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा तंजौर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पर एक बार हाइलाइटर ऑन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए ये रहा आपका तंजौर। आई होप आप लोगों को यहाँ पर येलो पार्ट में तंजौर देखने को मिल रहा है। ये तंजौर है। अब तंजौर की बात करें तो तंजौर में भी काफी हद तक प्रॉब्लम जो थी वो चल रही थी। कैसी प्रॉब्लम? देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपके मराठास है, ठीक है, जो आपके नॉर्थ वाले मराठास हैं, उनका आपके इस साउथ वाले इलाके पर भी कब्जा था। किस प्रकार से? मान लीजिए कि कभी लड़ाई करने के लिए आए तो अपने किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर छोड़ गए और उसने यहाँ पर एक साम्राज्य बना लिया। अब क्या हो रहा था कि जो नॉर्थ वाले मराठास थे उनका इंटरफेरेंस आपको इसमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, जो साउथ का आपका ये पार्ट था तंजौर का, जहां पर आपके साउथ के मराठास यहाँ पर रूल कर रहे थे। ठीक है, तो आपके जो पेशवा बालाजी बाजीराव है और जितने भी आपकी मराठा कॉन्फेडरेसी है, तो एक तरीके से उनको एक एक्सक्यूज मिल रही थी कि वो इंटरफेयर कर सके आपकी जो पॉलिटिक्स है जो तंजौर में देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मैं आप लोगों को बताया, पहले तो जो निजाम थे असफ जाह, ठीक है, वो वैसे भी मराठा के साथ अच्छी खासी लड़ाई में बिजी रहते थे। ठीक है, उनकी अच्छी खासी यहाँ पर लड़ाई चल रही थी मराठा के साथ। और दूसरी चीज, मराठा के साथ यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे इशू चल रहे थे, तंजौर में भी कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। तो इन इलाकों में इनको काफी हद तक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। ओके, चलिए, अब वैसे भी यहाँ पर निजाम की मृत्यु के लिए, उनके मरने के लिए ही लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि कैसे भी निजाम यहाँ पर मर जाए तो कम से कम उनकी राजगद्दी जो है वो हमारे नाम पर आ जाएगी। और अंग्रेजों का मानना क्या था कि मान लो कि इस राजगद्दी पे अगर कोई हमारा साठ गांठ का बैठ गया तो फिर हम उससे बातचीत करके अपना यहाँ पर व्यापार जो है वो अच्छी तरीके से मक्खन की तरह से यहाँ पर अपना व्यापार जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका नॉर्दर्न सरकार वाला इलाका है ये आप लोग देख सकते हो, ये आपका पूरा कर्नाटक है। मैसूर है, मैसूर आपको पता है वोडिया डायनेस्टी के पास था। ये रहा हैदराबाद जो कि निजाम के अंतर्गत आता था, और आपकी मराठा स्टेट्स। ठीक है, मराठा स्टेट्स में आप लोग देख सकते हो सिंधिया है, भोसले हैं, होलकर हैं और गायकवाड़। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम कि एक जगह थी जिसे हम बोलते हैं तिरुचनापल्ली। अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, उसमें मैंने आपको तिरुचनापल्ली भी दिखाई थी। ठीक है, अब देखिए निजाम की जिस प्रकार से लड़ाई चल रही थी मराठास के साथ, तो उसमें क्या हुआ था कि तिरुचनापल्ली को निजाम ने कर लिया था सीज, वो भी 6 महीने के लिए। एक काफी लंबा सीज आपको ये देखने को मिलेगा, 6 महीने के लिए इसको सीज कर लिया था। और अगर देखा जाए यहाँ पर मराठाओं का कब्जा था, इस एरिया पे मराठाओं का कब्जा था, जिसको यहाँ पर आपके जो निजाम है उन्होंने सीज कर लिया था, वो भी 6 महीने के लिए। ये चीज याद रखना। ठीक है, अब मराठास ने फिर अंत में आके, क्योंकि अब निजाम ने अटैक किया है, निजाम यहाँ पर पावरफुल था, ठीक है, और यहाँ पर मराठास जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, जिस हिसाब से निजाम का जो कब्जा था वो कर्नाटक पर हो गया था। ठीक है, अब तक तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर वो टेरिटरी बेस आता था, ठीक है, निजाम के अंतर्गत, बट अब यहाँ पर देखा गया कि मराठा जो है वो सरेंडर कर चुके हैं और निजाम ने पूर्ण तरीके से कर्नाटक पर कब्जा कर लिया है। और निजाम ने जब कर्नाटक पर कब्जा किया ना, तो उन्होंने एक चीज मेक श्योर करी, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी, जो पोर्ट का इलाका है ना वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था आपके इंग्लिश के लिए और आपके फ्रेंच के लिए। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था आपके इंग्लिश और फ्रेंच के लिए कि वो यहाँ पर जब भी
अगर उन्हें कोई ट्रेड या व्यापार वगैरह करना है तो उसका एक्सेस उनके लिए आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब यहीं से शुरुआत होती है आपके फर्स्ट कैनेटिक वॉर की। फर्स्ट कैनेटिक वॉर की शुरुआत होगी आपकी इंग्लिश फ्रेंच राइवलरी से, जो कि हिंदुस्तान में नहीं यूरोप में चल रही थी। ठीक है, अब देखो हर जगह एक ही कहानी है, एक ही लड़ाई है। आप लोगों ने ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के बारे में जरूर सुना होगा। देखिए हिंदुस्तान में तो इनकी लड़ाई थी, इनकी लड़ाई थी सुप्रीमेसी की। सही, इन लोगों की लड़ाई किस चीज के लिए थी? सुप्रीमेसी की। वही लड़ाई यूरोप में भी चलती हमने देखी। यूरोप में किस प्रकार से इनकी लड़ाई चल रही थी, क्या रीजन था, ये देखते हैं। देखिए इन दोनों की लड़ाई जो थी यूरोप में, वो चल रही थी राजगद्दी के लिए। ठीक है, यूरोप में एक राजघराना था, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हैब्सबर्ग। ठीक है, आप इसमें पी भी लगा सकते हो, बी भी लगा सकते हो, दोनों ही यहाँ पर आपके सही हो जाता है। ये यहाँ पर आपका ऑस्ट्रिया का राजघराना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और फ्रांस जो है उसकी एक रूलिंग डायनेस्टी थी बर्बन डायनेस्टी, जो कि यहाँ पर रिलेट करती थी आपकी पावरफुल हैब्सबर्ग डायनेस्टी से। ओके, अब यहाँ पर क्या था कि लोग सोच रहे थे कि भाई हैब्सबर्ग डायनेस्टी का अगला आने वाला जो वारिस है वो कौन होगा, कौन बैठेगा इस राजगद्दी पर। तो यहाँ पर क्या था कि यूरोप का हर एक छुट-पुट, हर एक इलाका, हर एक व्यक्ति, ठीक है, किसी का साला, किसी का कुछ, किसी का कुछ, सब इसमें यहाँ पर जुड़ गए थे, सब इसका यहाँ पर एक पार्ट बन गए थे। ठीक है, चाहे किसी का दामाद है, चाहे कोई भी है, सब पूरा यूरोप इस लड़ाई में एकजुट हो गया था। ठीक है, अब ये जो लड़ाई थी ये किस किस के बीच में थी, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक तरफ था आपका ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के साथ यहां पर आपका हैब्सबर्ग, ठीक है, और फ्रांस, एक तरफ आपका फ्रांस, जर्मन स्टेट्स, प्रूशिया, बवारिया, सैक्सोनी, स्पेन, ये सब यहां पर आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे थे। और लड़ाई किस चीज की थी? लड़ाई सिर्फ एक ही चीज की थी कि कौन बैठेगा अगली राजगद्दी पे, मतलब राजगद्दी पे अगला बैठने वाला कौन व्यक्ति होगा। ठीक है जी, चलिए, तो इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर compete कर रहे थे सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए यूरोप के अंदर, और इनका जो स्ट्रगल था वो हमें पूरी दुनिया में देखने को मिला। मतलब हिंदुस्तान में भी लड़ रहे हैं, अगर कनाडा में है तो कनाडा में भी लड़ रहे हैं, कहीं पर मतलब किसी भी क्षेत्र में है ये, तो वहां पर इनकी जो लड़ाई थी वो देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर हिंदुस्तान में इनको सुपीरियोरिटी मिल जाए, उसके लिए लोगों ने क्या किया, जो पॉलिटिकल जो टर्मोइल हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा था, ठीक है, उसका इन लोगों ने इस्तेमाल किया। जो इंटरनल पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में चल रही थी बस उसको पकड़ लिया इन्होंने, और इन्होंने सोचा कि भाई अब हम लोग यहाँ पर इसी के बेसिस पे करेंगे लड़ाई। ठीक है, तो लड़ाई की शुरुआत होती है आपके पहले कैनेटिक वॉर से। ठीक है, पहला कैनेटिक वॉर यहाँ पर आपका लड़ाई का माध्यम बनता है। ओके, चलिए, अब ये लड़ाई भी यहाँ पर राज्य गद्दी की थी। तो पहले कैनेटिक वॉर में यहाँ पर इसको समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए ब्लैंक स्क्रीन को स्टार्ट करती हूँ, जस्ट सेकंड। चलिए, तो पहला कैनेटिक वॉर शुरुआत होती है यहाँ पर 1746 से 48 तक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि लड़ाई जो है वो यहाँ पर आपस में चल तो आपकी मतलब जो शुरुआत होती है वो होती है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। अब देखो ये कोई पूछेगा नहीं आपसे कि इनकी लड़ाई की शुरुआत क्या रही थी, ये तो कोई पॉइंट नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। तो वो शुरुआत कैसे हुई थी, यहाँ पर जो इंग्लिश नेवी थी उन्होंने कैप्चर कर लिया था फ्रेंच की मर्चेंट शिप्स को। जो मर्चेंट शिप्स थी यहाँ पर आपके फ्रेंच की, उनको यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। अब फ्रेंच जो थे वो हिंदुस्तान में दे वर रिलेटिवली वीक। ठीक है, वो यहाँ पर थोड़े से वीक थे, बट फ्रेंच में जो आपकी फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम है जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स। जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स जो थे उनके अंदर अच्छा खासा दिमाग था। अगर उनको यहाँ से भेजा नहीं होता ना, तो वो व्यक्ति यहाँ पर फ्रेंच को कभी भी हारने नहीं देता और कभी भी वो इंग्लिश को सुपीरियोरिटी हासिल नहीं करने देता। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मॉरिशस के जो गवर्नर थे उनको कर दिया फोन।
जिनका नाम था ला बोर्डियस। उनको कॉल किया और उनको बोला कि भाई आप यहाँ पर अपनी नेवी लेकर हमारी मदद करने के लिए आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो इंग्लिश थे, इंग्लिश जो थे वो यहाँ पर मदद मांग रहे थे अनवरुद्दीन से। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये नाम देख रहे हो आप, अनवरुद्दीन। तो अंग्रेज जो थे, जो इंग्लिश थे, वो यहाँ पर अनवरुद्दीन से मदद मांग रहे थे। वहीं पर अनवरुद्दीन में पहले बता दूं आपको, ये नवाब थे कर्नाटक के, नवाब थे ये आपके कर्नाटक के। और यहाँ पर ये व्यक्ति का नाम देख रहे हैं आप, चंदा साहिब। चंदा साहिब 8 साल बाद आपके मराठाओं के, मतलब वो कैप्टिव रहे थे मराठास के अंतर्गत यहाँ पर 8 साल तक। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं अनवरुद्दीन, वो बन गए हैं नवाब ऑफ कर्नाटक। उनको लगा भैया गलत है, मुझे भी बनना चाहिए यहाँ पर, मुझे इस राजगद्दी पे बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रदर इन लॉ थे अनवरुद्दीन के, और चंदा साहिब ने यहाँ पर इच्छा जाहिर करी थी कि वो यहाँ पर बैठना चाहते हैं इस राजगद्दी पे। अब यहाँ पर फ्रेंच की मदद करते हैं आपके चंदा साहिब। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेंच जो हैं यहाँ पर चंदा साहिब की मदद कर रहे हैं, और जो इंग्लिश हैं वो यहाँ पर अनवरुद्दीन की मदद ले रहे हैं, जिससे कि वो यहाँ पर फ्रेंच के साथ लड़ सके। तो पहला कर्नाटिक वॉर होता है। पहले कर्नाटिक वॉर में आप लोग देख सकते हो, पहली लड़ाई होती है, वो लड़ाई होती है आपकी बैटल ऑफ सेंथ्यूम। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बैटल ऑफ सेंथ्यूम। ठीक है, इसको यहाँ पर बैटल ऑफ आर्डियर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर बैटल ऑफ आर्डियर क्यों बोलते हैं? देखो, पॉपुलरली इसको बैटल ऑफ आर्डियर ही बोलते हैं। रीजन भी क्योंकि ये जो लड़ाई थी वो हुई थी आपकी आर्डियर नदी पर। तो आर्डियर नदी के पास यहाँ पर ये लड़ाई हुई, जिसके बेसिस पे इसका नाम पड़ गया आपका बैटल ऑफ आर्डियर। अब यहाँ पर क्या था कि एक तरफ थी आपकी फ्रांस और एक तरफ थे आपके अनवरुद्दीन। ठीक है, इनकी आपस में यहाँ पर चल रही थी लड़ाई, जिसमें से जो फ्रेंच आर्मी थी वो बहुत छोटी आर्मी थी, और ये थी आपके जो कैप्टन पैराडाइज थे उनके अंतर्गत। और यहाँ पर आपकी जो अनवरुद्दीन की आर्मी थी वो महफूज खान के अंतर्गत यहाँ पर लीड करी जा रही थी। तो देखिए, फ्रेंच की छोटी आर्मी जरूर थी, पर यहाँ पर जीत गए थे आपके फ्रेंच यहाँ पर जीत गए थे, और उसी हिसाब से उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, मद्रास जो कि आपके इंग्लिश के पास था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास था, उनसे यहाँ पर कब्जा कर लिया था आपके फ्रांस ने। ठीक है, तो फ्रांस यानी कि पहले यहाँ पर जीत चुके हैं, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो अपनी सुपेरियोरिटी को यहाँ पर स्टैब्लिश कर चुके थे। ठीक है, चलिए, अब इससे एक चीज प्रूव होती है कि जो सुपेरियोरिटी थी आपके मॉडर्नाइज यूरोपियन आर्मीज की, ठीक है, वो हमें देखने को मिलती है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंस है नेवी की, जो कि हमें यहाँ पर सदर्न इंडिया के अंदर देखने को मिली। ओके, चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रीटी होती है 1748 में। 1748 में यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रीटी होती है। अब ये ट्रीटी हो रही है आपकी यूरोप में। ठीक है, इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। ठीक है, अब ये जो ट्रीटी थी, ये आपके ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हुआ, उसके साथ यहाँ पर आपकी ट्रीटी साइन करी गई, और इस ट्रीटी के हिसाब से यहाँ पर शांति प्रस्ताव की एक तरीके से, मतलब एक शांति प्रस्ताव को यहाँ पर आगे रखने की बात करी जा रही थी, जिस हिसाब से जिसके पास जिसका जो भी है वो बस लौटा दिया जाए। जैसे कि मद्रास जो कि यहाँ पर फ्रेंच ने अपने पास कब्जे में कर लिया था, वो मद्रास यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश को वापस कर दिया। ठीक है, तो ये जो पहली लड़ाई थी वो बिना किसी खासा कंक्लूजन के इस प्रकार से यहाँ पर एंड हो जाती है। जो यहाँ पर यूरोप में राइवलरी चल रही थी उसके बेसिस पे ये यहाँ पर एंड हो जाती है। अगला जो लड़ाई होगी आपकी सेकेंड वॉर ऑफ सक्सेशन, यहाँ पर अगर हम देखें, देखो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है वो यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, जो कि यहाँ पर आपकी यूरोप में साइन करी जाती है। ठीक है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बारे में अगर हम बात करें, देखिए सेकेंड कर्नाटिक वॉर यहाँ पर आपका 1749 बिल्कुल सही, 1749 से लेकर 1753
1754 में होता है, यानी कि 1754, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 1754। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या था कि जो आपका दूसरा कर्नाटक युद्ध था, कर्नाटक युद्ध था, ये किस प्रकार से यहाँ पर शुरू होता है, व्हाट वर द मेजर इशू। देखिए हम लोग वेट अब तक कर रहे थे कि निजाम असफ जाह जो है वो कब यहाँ पर, मतलब बूढ़े तो हो गए थे और उनकी मृत्यु कब हुई थी। अब वो समय आ गया था, मृत्यु हो गई है निजाम की। निजाम की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि उनका जो बेटा है नासिर जंग, नासिर जंग यहाँ पर बन जाता है नया निजाम, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज खत्म नहीं होती तो दूसरी चीज यहाँ पर एंट्री ले ही जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको लेके चलूंगी फिर से इस पर्टिकुलर टेबल पर। इस टेबल से आप लोग इजीली यहाँ पर याद भी रख सकते हैं। देखो यहाँ पर हैदराबाद की बात हो रही है, अभी तक तो आरकोट की बात चल रही थी, है ना, अभी तक तो आरकोट की बात चल रही थी। अब आ जाते हैं हम लोग हैदराबाद पर, ठीक है। हैदराबाद की यहाँ पर बात करते हैं तो हैदराबाद में नासिर जंग, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि है निजाम के बेटे, ठीक है। नासिर जंग जो थे वो थे निजाम के बेटे, और वहीं पर जो मुजफ्फर जंग है वो है नासिर जंग के भांजे, यानी कि निजाम की जो बेटी है, ठीक है, निजाम की बेटी के बेटे, ठीक है, मुजफ्फर जंग। अब मुजफ्फर जंग के दिमाग में ये था कि भैया नहीं, मेरे मामा कैसे बैठ सकते हैं, मैं बैठूंगा इस राजगद्दी पे, ठीक है, ये कैसे बन सकते हैं यहाँ पे नए निजाम, मुझे बनना है नया निजाम। तो इस हिसाब से क्या है कि यहाँ पर जो आपको हैदराबाद में लड़ाई देखने को मिलती है वो लड़ाई है मामा भांजे के बीच में। और आरकोट में तो आपको पता ही है लड़ाई चली रही थी चंदा साहेब, अनवरुद्दीन और मोहम्मद अली के बीच में। अब यहाँ पर जो बीच में एक तरीके से कहा जाए तो बहती गंगा में हाथ धोने वाले कौन थे, फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेंच के पास थे चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग, फ्रेंच यहाँ पे मदद कर रहा था चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग की। वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर मदद कर रही थी आपके अनवरुद्दीन यानी कि जो नवाब थे और आपके नासिर जंग की, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैटल है वो शुरू होती है जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ अंबूर। सेकेंड कर्नाटक वॉर में आपको बैटल देखने को मिलेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ अंबूर, ठीक है। तो अंबूर की ये जो लड़ाई है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और ये होती है वेलोर के पास, जिसमें क्या होता है कि अनवरुद्दीन जो है उनको मार दिया जाता है। वापस चलो इस टेबल पर, अब यहाँ पर देखिए अनवरुद्दीन इज आउट ऑफ द गेम, अनवरुद्दीन को यहाँ पर बाहर कर देते हैं। कौन बाहर करता है यहाँ पर, भैया आपके फ्रेंच चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग मिलकर अनवरुद्दीन को मार देते हैं। वहीं पर जो प्रिय नासिर जंग है आपके, इनको कोई नोबेल ही यहाँ पर मार देता है सीक्रेटली, मतलब सीक्रेटिवली, उनको तो यहाँ पर कोई नोबेल है जिसने यहाँ पर मार दिया। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्रेंच जो है वो यहाँ पर जीत जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर हार चुकी होती है। जो कि यहाँ पर अनवरुद्दीन की मदद से आई थी वो यहाँ पर हार गई होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर सेकेंड कर्नाटक वॉर में, क्योंकि देखो पहला जो वॉर था आपका वो उसमें कोई कंक्लूजन हमें देखने को नहीं मिलता, बट सेकेंड वॉर में यहाँ पर कंक्लूजन देखने को मिला और कंक्लूजन ये था कि फ्रेंच यहाँ पर जीत गए थे। अब देखिए फ्रेंच यहाँ पर जीत गए थे पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कुछ इलाके थे, कुछ जगह थे जो कि हार चुकी थी, जैसे कि पौंडीचेरी, उड़ीसा, मसूलीपट्टनम, ये आपके फ्रेंच के अंतर्गत अब चले गए थे। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो इंग्लिश है, जो ब्रिटिशर्स हैं, इनको ये जो हार थी वो मंजूर नहीं हुई, ठीक है। अब इनको हार मंजूर नहीं हुई तो उसके हिसाब से अब ये लोग कुछ तो करेंगे। तो ये जो व्यक्ति है जिनका नाम आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या नाम है इनका, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनको ये हार मंजूर नहीं हुई और उन्होंने आरकोट पे कर दिया अटैक। आरकोट पे उन्होंने अटैक किया और यहाँ पर करीब 210 आदमियों को लेकर ये पहुंच गए अटैक करने के लिए। 55 दिन कॉन्टिन्यूस 55 डेज, 55 दिन तक ये यहाँ पर इसी ताक में बैठे रहे, ठीक है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक लेजेंडरी विक्ट्री बन जाती है, ऑलराइट, जिसमें अगर आप देखा जाए तो 1752 की बात है, 1751 में यहाँ पर ये 210 आदमियों को लेकर, जो इनके पूरे 210 की आर्मी थी उनको लेकर यहाँ पे ये पहुंच गए, ठीक है। फिर 1752 में
1752 में 1752 में अगर मैं बात करूं तो 1752 में मैसूर, तंजौर और मराठास, ठीक है, यहाँ पर ये आपके क्लाइव के सपोर्ट में आ गए थे। मैसूर आ गया था, तंजौर आ गया था और मराठा आ गए थे आपके क्लाइव के सपोर्ट में। वहीं पर निजाम, ठीक है, आरकोट और जो आपके मतलब देखो मैं एक तरीके से दिखा देती हूँ आपको, मैसूर जो था, मैसूर जो है वो अगेंस्ट में था आपके निजाम के, क्योंकि इनके आपस में लड़ाई चल रही थी। फिर तंजौर जो था वो यहाँ पर था अगेंस्ट में आरकोट के, ठीक है, इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी। फिर मराठा, इसकी आपको बताइए मराठा की लड़ाई किससे चल रही थी? निजाम से, क्योंकि निजाम तो वैसे भी बिजी था लड़ाई करने में, है ना। तो इन सब के आपस में यहाँ पर लड़ाई जो थी वो हमें देखने को मिलती। अब तीनों ने मिलकर क्या करा, चंदा साहिब पर कर दिया अटैक। किसने? मैसूर, तंजौर और मराठास ने, जो कि क्लाइव के सपोर्ट में थे, इन्होंने मिलकर क्या किया, चंदा साहिब पर कर दिया अटैक और वो यहाँ पर मर जाते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पर मोहम्मद अली जो थे वो बन जाते हैं नवाब ऑफ आरकोट। कौन बन जाता है यहाँ पर? कौन बनता है नया नवाब? मोहम्मद अली, ठीक है। मोहम्मद अली यहाँ पर नए नवाब बन जाते हैं, ऑलराइट। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ जो है वो आपको इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी। तो मोहम्मद अली न्यू नवाब, ओके। इसके बाद 1754 की बात है कि जो ड्यूप्लेक्स है, ठीक है, उनको यहाँ पर फ्रांस में वापस बुला लिया जाता है। बस यही सबसे बड़ी, यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे बड़ी हार जो थी ना फ्रेंच की, वो यही हो गई कि ड्यूप्लेक्स को यहाँ पर फ्रांस जो है वो वापस बुला लिया गया, जिसकी वजह से हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब 1754 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच जो है वो अग्री कर लेते हैं कि देखो भैया हम लोग ना इनके अंदर मतलब इनके आपस में जितने भी जो भी इंटरफेरेंस चल रहा है, जो भी इनके आपस में लड़ाई दंगे चल रहे हैं, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। तो फाइनली 1754 में इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पर ये लोग आ जाते हैं कि इनके आपस में कोई भी यहाँ पर चीजें चलें, कोई भी इशू चले, बस उसका भाग हम लोग यहाँ पर नहीं बनेंगे, उसमें इंटरफेयर हम लोग नहीं करेंगे। और ये अंत होता है आपकी ट्रीटी से, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। क्या बोलते हैं उसे? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। तो इस ट्रीटी के अंतर्गत यहाँ पर यही चीज समझ में आती है कि ये लोग अब यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच किसी भी देश, मतलब हमारे जो देश है हिंदुस्तान है, उसमें आपस में अगर किसी की भी लड़ाई हो रही है तो उसका भाग नहीं बनने वाले हैं, ऑलराइट। चलिए थर्ड कैनेटिक वॉर के बारे में यहाँ पर हम लोग करेंगे बात। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध, आपका जो कैनेटिक युद्ध है वो किस प्रकार से यहाँ पर हुआ, इसको यहाँ पर हम लोग जानेंगे। देखिए ये जो लड़ाई है ये होती है आपकी 1758 में, 1758 से लेकर 1763 में, ठीक है। 7 साल का जो यहाँ पर एक युद्ध था, जो वॉर था, वो आपका यूरोप में चल रहा था। 1756 से लेकर 1776 तक ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे। और 1758 में जो फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने कैप्चर कर लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट्स को, ठीक है। वो भी आपके जो आपका विजयांग्राम था और आपका सेंट डेविड था वहां पर। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिटेलिएट करने के लिए फ्रेंच के जो शिप थे उनको डुबा दिया था मसूलीपट्टनम में, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर फ्रेंच को हरा देती है बंगाल में। बंगाल में यहाँ पर आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फ्रेंच को हरा देती है। फ्रेंच यहाँ पर बंगाल में हार जाते हैं, ठीक है, बंगाल में हार गई है। अब वैसे भी यहाँ पर ड्यूप्लेक्स थे नहीं इनके पास। फिर चंदा जो आपका चंदेल नागौर था वो कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और 1759 में 1759 की अगर मैं बात करूं तो 1759 में ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर लेती है नॉर्दर्न सरकार को। नॉर्दर्न सरकार को भी यहाँ पर कैप्चर कर लेती है। 1760 में होती है आपकी बैटल ऑफ वैंडी वॉश, ठीक है, जो कि आपके तमिलनाडु का एक इलाका है। तो बैटल ऑफ वैंडी वॉश यहाँ पर होती है। अच्छा, ये बेसिकली इसका नाम जो है वो यहाँ पर आपका वंदवसी है, बट ये क्या था ना कि अंग्रेज यहाँ पर इसको बोल नहीं पाते थे तो इसीलिए वैंडी वॉश बोलते थे। तो यहाँ पर 1760 में आपको ये बैटल देखने को मिलेगी जिसमें आपके जो फ्रेंच हैं,
जो फ्रेंच हैं आपके, वो यहाँ पर हार जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पर सर आयरी कोटे, ठीक है, ये चीज याद रखना। फाइनली 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस, यहाँ पर एक ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, ठीक है, क्योंकि यूरोप में भी यहाँ पर लड़ाई चल रही है, तो 1763 में होती है आपकी ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आपका तीसरा युद्ध है उसमें फ्रेंच हार गए हैं, क्यों? क्योंकि एक बार फ्रेंच ने अंग्रेजों को हरा दिया, बस अब यहाँ पर फ्रेंच की जो हार थी वो हमें देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी अंत होती है बैटल ऑफ वेंडी वॉश से, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर असल में वजह क्या थी आपके फ्रेंच के हारने की। देखिए अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज तो है कि वो लोग यहाँ पर हार जो थी वो मंजूर नहीं कर पाए थे, ठीक है, हार नहीं मंजूर कर पाते थे वो, ये सबसे बड़ा कारण था। और दूसरी चीज थी कि यहाँ पर जो फ्रेंच कंपनी थी ना वो एक गवर्नमेंट ओन कंपनी थी, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम इंग्लिश कंपनी की बात करें तो वो यहाँ पर एक से एक बढ़कर उनके यहाँ पर एक चालाकी भरे जो लीडर्स थे वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके सबसे पहले क्लाइव है, ठीक है, फिर से आयरी कोटे यहाँ पर आपके आ गए। तो इस प्रकार के सोचो एक लीडर हो एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ, ठीक है, जो कि यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। वहीं पर फ्रांस के पास कौन था? सिर्फ और सिर्फ ड्यूप्लेक्स, जिनको भी यहाँ पर बुला लिया गया था वापस, उनको भी यहाँ पर वापस बुला लिया गया। तो फ्रेंच के पास एक तरीके से अगर देखा जाए तो मदद के रूप में कोई भी नहीं बचा था, और इसीलिए फ्रेंच यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आ गई। वहीं पर इंग्लिश जो थे वो आपकी नेवी में भी काफी हद तक स्ट्रांग थे, और इसीलिए वो अपनी जो पावर है उसको कंसोलिडेट कर पाए हिंदुस्तान के अंदर। तो अब आप लोगों ने ये कहानी देख ली कि अंग्रेजों ने यानी कि इंग्लिश ने फ्रेंच को भी बाहर कर दिया है हिंदुस्तान से। अब हिंदुस्तान से फ्रेंच बाहर होने के बाद अब यहाँ पर अगली कहानी क्या होगी इसको हम लोग देखेंगे, ओके। सो अगली क्लास जो है वो होगी आपकी कल। सो वी आर गोइंग टू मीट टुमारो फॉर द नेक्स्ट क्लास, और उसका टॉपिक आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ऑलराइट, चलिए।